तो दोस्तों मैं मुकेश कुडी विनायक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में अपन किसी एक टॉपिक पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है ना, और कौन सा कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है। तो दोस्तों ये मतलब सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे आज का अपना कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक है, चाहे कांस्टेबल लाइन से लेकर यदि अपन आरएस तक का यदि सिलेबस देखें तो हर एग्जाम में जैसे कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। टॉपिक पढ़ाने के दौरान आपको हर मतलब पॉइंट पे बताया जाएगा क्वेश्चन कि कौन सा मतलब कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड क्वेश्चन कौन सी एग्जाम में आया हुआ है ना। हर पॉइंट पर अपन नज़र डालेंगे, मतलब जैसे एग्जाम में आए हुए उस हिसाब से। तो आप जैसे वीडियो को पूरा भी देखें और कंटिन्यू देखें। अब है जैसे कार्बोहाइड्रेट कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक यौगिक है ना। कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक यौगिक है। अब कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, तो वे यौगिक जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बने होते हैं है ना। वे यौगिक जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बने होते हैं तो उनको अपन क्या बोलते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, जैसे कार्बनिक यौगिक है। पहला पॉइंट, इन्हें क्या बोलते हैं, तो इन्हें कार्बन के हाइड्रेट्स कहा जाता है ना। इन्हें कार्बन के हाइड्रेट्स कहा जाता है ना, कहा जाता है। दूसरा इसको किन नाम से जानते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स को क्या बोलते हैं अपन, जैसे इन्हें सेकेराइड्स है ना। इन्हें सेकेराइड्स या सेकेराइड है ना, इन्हें सेकेराइड्स या सेकेराइड्स कहा जाता है ना, कहा जाता है। फिर देखते हैं अपन इसमें आगे कि वे कार्बोहाइड्रेट है ना, वे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठे होते हैं है ना, स्वाद में मीठे होते हैं। वे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठे होते हैं वे शुगर कहलाते हैं है ना, वे शुगर कहलाते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट स्वाद मीठे होते हैं उनको तो अपन बोलते हैं से शुगर, और जो कार्बोहाइड्रेट स्वाद मीठे नहीं होते हैं तो उनका उल्टा बोल दे आप, उनको नॉन शुगर कहते हैं, एशुगर कहते हैं है ना। ये चीज़ है। अब देखिए आप जैसे इसका सोर्स देखें कि कार्बोहाइड्रेट जैसे पाया किस में जाता है ना। इसका सोर्स क्या है, तो सभी अनाज है, यानी कि सभी सीरियल्स में प्रेजेंट होता है। तो ये अनाजों में पाया जाता है और किस में पाया जाता है, फलों में है ना। तो सभी जो अनाज है, फल है, ये कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है ना। सभी अनाज है, फल है, ये क्या है, इसे कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। अब जैसे अनाजों में तो कार्बोहाइड्रेट की जो सर्वाधिक मात्रा होती है वो जैसे चावल में पाई जाती है, और फलों में इसकी सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, इसी किसमें, केले में है ना। तो चावल व केले में प्रचुर मात्रा में क्या होता है, इससे कार्बोहाइड्रेट है ना। चावल व केले में प्रचुर मात्रा में क्या होता है, इससे कार्बोहाइड्रेट, ये चीज़ है। अब जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आते हैं आपके इस टाइप से कि शरीर को तुरंत गति से ऊर्जा देने वाला पोषक पदार्थ कौन सा है ना। तो शरीर को तुरंत गति से ऊर्जा देने वाला पोषक पदार्थ कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट है ना। और क्वेश्चन पूछे कि कौन से पोषक पदार्थ के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है ना। कौन से पोषक पदार्थ के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है, तो किसके ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है, तो वो क्या है, जैसे आपका मतलब वसा है ना। वसा के ऑक्सीकरण से ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। या मतलब अब देखें, एक एथलीट खिलाड़ी है ना, एक एथलीट खिलाड़ी तुरंत गति से ऊर्जा प्राप्ति के लिए है ना। एक एथलीट खिलाड़ी तुरंत गति से ऊर्जा प्राप्ति के लिए कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट का सेवन करता है, ये चीज़ है। तो ये जैसे कांस्टेबल लाइन के एग्जाम में तो खूब ज़्यादा आता है कि एक एथलीट खिलाड़ी तुरंत गति से ऊर्जा प्राप्ति के लिए किसका सेवन करता है, तो किसका करता है, कार्बोहाइड्रेट का है ना। या फिर अपन देखें कि कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट शरीर को तुरंत ऊर्जा देते हैं है ना, तुरंत ऊर्जा देते हैं। तो ये चीज़ है, मतलब तुरंत ऊर्जा देने वाले जो पोषक पदार्थ है वो कार्बोहाइड्रेट है। और यहाँ पर अपन नोट डालकर एक चीज़ और लिखते हैं कि वसा के ऑक्सीकरण से है ना, वसा के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा है ना, सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है। तो ये रीट 2018 में भी आया हुआ क्वेश्चन है इस टाइप से कि कौन से पोषक पदार्थ के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है, तो वसा के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है। अब वसा 1 ग्राम वसा का जो अणु होता है उससे कितनी ऊर्जा मिलती है, तो 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है ना। कौन से पोषक पदार्थ के ऑक्सीकरण से शरीर को ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, तो वसा के ऑक्सीकरण से ज़्यादा ऊर्जा मिलती है ना। देखिए आप कार्बोहाइड्रेट के टॉपिक को फिर से, तो कार्बोहाइड्रेट पढ़ा है जैसे आज की क्लास में
इसमें पहला है जैसे कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक यौगिक है जो CHO से बनते हैं, इन्हें कार्बन के हाइड्रेट्स कहा जाता है, इन्हें सैकराइड्स भी कहते हैं। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद मीठे होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, जैसे शुगर कहते हैं। इसका जो सोर्स है, तो इसका सोर्स क्या है, जैसे अनाज व फल कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। अनाजों में इसकी सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, जैसे चावल में। फलों में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किसमें होता है, केले में, है ना। आप यहाँ से एक चीज़ ऐसे ध्यान में रखें कि चावल में, है ना, चावल में प्रोटीन जो पोषक पदार्थ होता है ना, प्रोटीन जो पोषक पदार्थ होता है ये अब्सेंट होता है ना। ये चीज़ ध्यान में रखें। कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में होता है चावल में, लेकिन चावल में प्रोटीन अब्सेंट होता है। और ये जैसे एक एथलीट खिलाड़ी तुरंत गति से ऊर्जा प्राप्ति के लिए किसका सेवन, तो कार्बोहाइड्रेट का सेवन। शरीर को तुरंत एनर्जी देने वाले जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक पदार्थ, वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और ये रीट 2018 का क्वेश्चन कि कौन से पोषक पदार्थ के ऑक्सीकरण से ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, तो वसा के ऑक्सीकरण से ज़्यादा ऊर्जा मिलती है और तुरंत ऊर्जा देते हैं, जैसे कौन, कार्बोहाइड्रेट। वसा के ऑक्सीकरण से ज़्यादा ऊर्जा। और 1 ग्राम वसा का अणु कितनी ऊर्जा शरीर को, तो 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा देते हैं। तो इसका तो ले आप जैसे स्क्रीनशॉट। फिर आगे अपन जैसे और पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट के पॉइंट को कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। जैसे इसके 3 टाइप है, मोनोसेकेराइड होता है, ओलिगोसेकेराइड होता है और पॉलीसेकेराइड होता है। फिर पढ़ेंगे अपन जैसे मोनोसेकेराइड की कितने प्रकार है ना, ओलिगोसेकेराइड के कितने प्रकार हैं। तो आगे पढ़ते हैं अपन जैसे कार्बोहाइड्रेट के टाइप, है ना, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार पढ़ते हैं। तो अपना जो नेक्स्ट है इसमें वो है जैसे कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। अब जैसे कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला जो कार्बोहाइड्रेट का टाइप्स है वो है जैसे मोनोसेकेराइड, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट का पहला प्रकार होता है जैसे मोनोसेकेराइड। इसका जो दूसरा टाइप होता है तो वो होता है जैसे क्या, ओलिगोसेकेराइड, है ना। कार्बोहाइड्रेट का जो दूसरा प्रकार है वो है जैसे क्या, ओलिगोसेकेराइड। और तीसरा इसका जो टाइप है वो क्या होता है, जैसे पॉलीसेकेराइड। तो कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है, ओलिगोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है और तीसरा कौन सा होता है, है ना, पॉलीसेकेराइड। ये चीज़ है। अब मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट जो होता है, तो ये मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट मतलब ये कितने टाइप का होता है, तो आप इसको भी देखें। इस मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट में एक तो क्या आता है, जैसे ट्रायोज आता है। अब ट्रायोज का सूत्र क्या होता है, तो C3H6O3, है ना, ये होता है जैसे ट्रायोज। मोनोसेकेराइड का दूसरा टाइप होता है जैसे क्या, ट्रेटोज। और ट्रेटोज का जो सूत्र होता है ना, ट्रेटोज का जो सूत्र होता है तो वो क्या होता है, जैसे C4H8O4, है ना, ये ट्रेटोज का सूत्र होता है। फिर इसमें क्या आता है, जैसे एक आता है पेंटोज, है ना, आप पढ़ते हैं ना जैसे पेंटोज शुगर, हेक्सो शुगर। तो एक आता है जैसे मोनोसेकेराइड का प्रकार है पेंटोज और एक होता है जैसे क्या, हेक्सोज। तो ट्रायोज है, ट्रेटोज है, पेंटोज है, हेक्सोज है, ये मोनोसेकेराइड के टाइप हैं। अब सर पेंटोज का सूत्र तो C5H10O5 और ये जो होता है इसका C6H12O6, है ना। तो हेक्सो शर्करा का सूत्र होता है C6H12O6। अब जैसे ट्रायोज है, इनके आप एग्जाम्पल और देखें, जैसे है ना, जैसे फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड, फास्फोग्लिसरे, है ना, फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड, है ना, फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड, ये किसका है, जैसे उदाहरण आपका ट्रायोज, यानी कि 3 कार्बनयुक्त शर्करा है। जैसे फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड मतलब फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड PGAL, मतलब ये ट्रायोज का उदाहरण है। यानी कि एक तो PGL होता है और एक होता है जैसे फास्फोग्लिसरिक एसिड, यानी कि PGA होता है। PGA बोले तो फास्फोग्लिसरिक एसिड और फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड PGL। तो PGA PGL ये 3 कार्बनिक शर्करा है, यानी कि ट्रायोज कार्बन मतलब ट्रायोज शुगर है, ट्रायोज मोनोसेकेराइड है। ट्रेटोज जो होता है, तो ट्रेटोज का जो उदाहरण होता है वो होता है जैसे क्या, इरिथ्रोज, है ना। इरिथ्रोज जो है ये 4 कार्बनिक शुगर है ना। अब जैसे यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपका एक इस टाइप से कि जैसे राइबोज, राइबोज को देकर पूछते हैं आपको एग्जाम में कि निम्न से कौन से 5 कार्बनिक शर्करा है। तो 5 कार्बनिक शर्करा कौन सी है, राइबोज, है ना। राइबोज 5 कार्बनिक शर्करा है। और आप जानते हैं जैसे आनुवांशिक पदार्थ होता है DNA व RNA, है ना। तो DNA में कौन सी शर्करा, डीऑक्सीराइबोज शर्करा। और RNA में कौन सी शर्करा, तो राइबोज शर्करा, है ना। DNA में डीऑक्सीराइबोज शर्करा, RNA में राइबोज शर्करा। तो RNA में पाई जाने वाली राइबोज शर्करा कौन सी शर्करा है, वो पेंटोज शुगर है। और पेंटोज किसका टाइप है, मोनोसेकेराइड का टाइप है। तो राइबोज है। इसके अलावा एक होता है जैसे जाइलुलोज, है ना, एक होता है जैसे जाइलुलोज। तो
राइबोज है, जाइलुलोज है, ये पेंटोज शुगर के उदाहरण है। अब जैसे हेक्सो शुगर और देखें तो हेक्सो शुगर के जो एग्जाम्पल हैं वो है जैसे इसमें एक तो है जैसे ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज है। दूसरा इसका जो उदाहरण है हेक्सो शर्करा का वो फ्रैक्टोज है। और तीसरा जो इसका एग्जाम्पल है आपका वो है जैसे ग्लैक्टोज। और एक होता है जैसे इसका उदाहरण क्या, मेनोज है ना। तो ये है, तो इसको दोस्तों इसका तो आप जैसे स्क्रीनशॉट लें, तब तक मैं इसको एक बार और रिवाइज कर देता हूँ। अपन इस पॉइंट में आगे पढ़ रहे हैं, मतलब टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो इसके टाइप्स 3 हैं, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। फिर पढ़ा है अपने मोनोसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड ये मतलब जैसे हैव 3 कार्बन, हैव 4 कार्बन, ट्रेटोज, हैव 4 कार्बन, पेंटोज, हैव 5 कार्बन, हेक्सोज, हैव 6 कार्बन। यानी कि ट्रायोज 3 कार्बन रखता है, ट्रेटोज 4 कार्बन, पेंटोज 5 और हेक्सोज है। अब जैसे ट्रायोज का उदाहरण होता है PGL और PGA। ट्रेटोज का उदाहरण क्या है, इरिथ्रोज। और पेंटोज का उदाहरण है राइबोज है ना। ये ध्यान में रखें कि कौन सी एक शर्करा है। इनमें से आपको ऑप्शन दे देते हैं, जैसे इरिथ्रोज दे दिया, राइबोज दे दिया, फास्फोग्लिसराल्डिहाइड दे दिया, ग्लूकोज दे दिया। क्वेश्चन पूछता है पेंटोज शर्करा का उदाहरण है राइबोज है ना, और एक हेक्सोज। या 3 आपको ये डाल दिया ऑप्शन में, एक डाल दिया फ्रैक्टोज। कौन सा एक हेक्सो शर्करा का उदाहरण है, तो ग्लूकोज है, फ्रैक्टोज है, ग्लैक्टोज है, मेनोज है। ये किसके उदाहरण है, जैसे हेक्सो शर्करा के उदाहरण है। अब यहाँ तक की तो बात हो गई है ना, जैसे मोनोसेकेराइड। अब आगे कुछ बातें और पढ़ते हैं, जैसे इस मोनोसेकेराइड में अभी तक। अब जैसे मोनोसेकेराइड में जो आपने अभी पढ़ा है, जैसे हेक्सो शर्करा पढ़ी है ना, हेक्सो शर्करा। अब इस हेक्सो शर्करा को भी जैसे ग्रुप के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है ना। जैसे एक तो होती है जैसे कौन सी, एल्डोज शर्करा है ना। हेक्सो शर्करा को 2 भागों में बांटा गया है, एल्डोज शर्करा। और दूसरा मतलब दूसरा किस में बांटा गया है इसको, कीटोज शर्करा। तो हेक्सो शर्करा के 2 टाइप है, एक तो एल्डोज शर्करा होती है, एक कीटोज शर्करा होती है। अब आप एल्डोज किसको बोलेंगे, तो जिसमें है ना, जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप उपस्थित होता है। तो हेक्सो शर्करा अपन उस शर्करा, एल्डोज शर्करा अपन उस शर्करा को बोलेंगे जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप उपस्थित होता है ना। एल्डिहाइड ग्रुप उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है। अब जैसे इस एल्डोज शर्करा का उदाहरण जैसे सर एक तो है आपका जैसे ग्लूकोज है, दूसरा इसका उदाहरण क्या होता है, जैसे ग्लैक्टोज है इसका उदाहरण है ना, ग्लैक्टोज है। और तीसरा जो इसका एग्जाम्पल है वो क्या होता है, जैसे मेनोज है ना। एल्डोज शर्करा का उदाहरण जैसे ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, मेनोज है ना। और जो कीटोज शर्करा होती है, तो आप कीटोज शर्करा बोलेंगे किसको, कि जिसमें कीटोन समूह उपस्थित है ना, जिसमें कीटोन समूह उपस्थित है, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसको अपन बोलते हैं जैसे क्या, मतलब उसको बोलते हैं कीटोन शर्करा। जानते हैं ना कीटोन समूह C डबल बॉन्ड O, ये कीटोन समूह होता है। और एल्डिहाइड होता है जैसे क्या, CHO समूह को अपन बोलते हैं क्या, एल्डिहाइड। तो कीटोज शर्करा का उदाहरण जैसे क्या है, तो ये है जैसे आपका क्या, फ्रैक्टोज है ना। फ्रैक्टोज शर्करा जो है ये कीटोज शर्करा होती है। कीटोज का मतलब क्या है, कि ऐसी शर्करा जिसमें कीटोन समूह पाया जाता है ना, ऐसी शर्करा जिसमें कीटोन समूह पाया जाता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, जैसे कीटोज शर्करा बोलते हैं। और कीटोज शर्करा का उदाहरण क्या है, फ्रैक्टोज। तो हेक्सो शर्करा 2 प्रकार की होती है ग्रुप के आधार पर, एक तो एल्डोज होती है, एक क्या होती है, जैसे कीटोज। एल्डोज उसको बोलते हैं जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, कीटोज वो होती है जिसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब जैसे एल्डोज में आता है ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, मेनोज, कीटोज में आता है क्या, फ्रैक्टोज है ना। ये चीज़ है। तो यहाँ तक की बात हो गई आपकी है ना। अब है जैसे अब अपन इनके बारे में 1 बाय 1 पढ़ते हैं। तो पहला देखते हैं अपन जैसे मोनोसेकेराइड है ना, मोनोसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड के बारे में एक बार तो आप सामान्य जानकारी देखें कि वे कार्बोहाइड्रेट है ना, या फिर अपन ऐसे बोल दें कि ये कार्बोहाइड्रेट है ना, ये कार्बोहाइड्रेट सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है ना, ये कार्बोहाइड्रेट सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। तो ये हो गया इसके बारे में एक तो ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है जैसे क्या, मोनोसेकेराइड है ना। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि इनका जल अपघटन नहीं होता है ना, इनका जल अपघटन नहीं होता है ना, इनका जल अपघटन नहीं होता है मोनोसेकेराइड का। फिर लिखेंगे अपन ये सीधे ही है ना, ये सीधे ही ऑक्सीकृत होकर है ना, ये सीधे ही ऑक्सीकृत होकर शरीर को ऊर्जा देती है ना, शरीर को ऊर्जा देती है। तो ये सीधे ही ऑक्सीकृत होकर क्या करती है, जैसे शरीर को ऊर्जा देती है। फिर लिखेंगे अपन इसमें कि ये
जल में घुलनशील, है ना, ये वाटर में सोल्यूबल, ये जल में घुलनशील व स्वाद में मीठी होती है ना, ये जल में घुलनशील व स्वाद में मीठी होती है। कौन? मोनोसेक्राइड। तो मोनोसेक्राइड का सामान्य सी जानकारी है कि ये सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट होता है, इनका जलपघटन नहीं होता है, ये सीधे ही ऑक्सीकृत होकर क्या करती है, जैसे शरीर को ऊर्जा देती है। ये जल में घुलनशील व स्वाद में क्या होती है, इससे मीठी होती है ना, ये चीज़ है। अब जैसे मोनोसेक्राइड का उदाहरण देखिए आप, पहला तो होता है जैसे इसमें क्या, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज को अपन किन किन नामों से जानते हैं, तो इसको अपन जैसे अंगूर की शर्करा कहते हैं, है ना, ग्लूकोज को अपन अंगूर की शर्करा कहते हैं। और इसको क्या बोलते हैं सर, तो इसको जैसे रक्त की शर्करा कहते हैं, यानी कि ब्लड शुगर कहते हैं। इसको अपन और क्या बोलते हैं, जैसे इसको, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, जैसे सरल शर्करा कहते हैं, है ना, सरल शर्करा कहते हैं। और क्या बोलते हैं इसको अपन, जैसे यूनिवर्सल शुगर, यानी कि सार्वत्रिक शर्करा कहते हैं इससे सर। और क्या बोलते हैं इससे, तो इसको कोशिकीय ईंधन, है ना, कोशिकीय ईंधन मतलब सेलुलर फ्यूल भी बोलते हैं इसको, है ना, कोशिकीय ईंधन भी बोलते हैं। तो ये ग्लूकोज का सारा है ना। ग्लूकोज को अपन किन किन नामों से जानते हैं, तो ये ग्लूकोज की जैसे सारी जानकारी है आपकी, कि जैसे सबसे सामान्य शर्करा है, सार्वत्रिक शर्करा है, इसको अपन कोशिका का ईंधन कहते हैं। और ये क्या है, जैसे मतलब अंगूर की शर्करा है। मतलब जीवों के शरीर में ईंधन का काम कौन करता है, तो जंतुओं के शरीर में, अपने शरीर में पेट्रोल डीजल का काम कौन करता है, ग्लूकोज करता है। और रक्त की शर्करा यानी कि ब्लड में होती है आपकी ग्लूकोज, है ना, और जो शरीर को ऊर्जा देती है। तो इसमें ये मोस्ट है आपका कि रक्त की शर्करा से कहा जाता है ना, हम मतलब ह्यूमन ब्लड शुगर कहा जाता है किसको, ग्लूकोज को। ये एग्जाम में आया हुआ है। अब है जैसे दूसरा है जैसे क्या, फ्रक्टोज, है ना, दूसरा है जैसे फ्रक्टोज। अब जैसे फ्रक्टोज है तो ये किसमें पाई जाती है, जैसे शहद व फलों की शर्करा, ये शहद व फलों में पाई जाती है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, जैसे शहद व फलों की शर्करा बोलते हैं, जैसे किसको, फ्रक्टोज को। तीसरा है जैसे इसमें क्या, ग्लैक्टोज, है ना, तीसरा है जैसे ग्लैक्टोज। तो ग्लैक्टोज जो होती है इसको अपन जैसे लकड़ी की शर्करा, है ना, लकड़ी की शर्करा व मतलब ब्रेन शुगर बोलते हैं इसको, है ना, ब्रेन शुगर, मस्तिष्क की शर्करा भी कहते हैं। तो ग्लैक्टोज का है कि इसको लकड़ी की शर्करा भी कहते हैं और ब्रेन शुगर भी कहते हैं, जैसे ग्लैक्टोज को। अब चौथा और देखें, जैसे मतलब मोनोसेक्राइड का जो चौथा टाइप है वो होता है जैसे मेनो शर्करा, है ना, मेनो शर्करा। तो ये किसमें पाई जाती है, जैसे ये अंडे में पाई जाती है ना, अंडे में पाई जाती है, अंडे में पाई जाती है, अंडे में पाई जाती है। जैसे आप जानते हैं ना कि अंडे में जैसे पित्तक पाया जाता है, तो अंडे के पित्तक में पाई जाने वाली जो शर्करा होता है, कार्बोहाइड्रेट है, वो मेनोज होती है। और अंडे के पित्तक में 1% क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, है ना। ये सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन है इस टाइप से कि अंडे के पित्तक में कितने प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट होता है, 1%, है ना। अब जैसे यहाँ तक की तो बात हो गई। अब जैसे अंडे के पित्तक की देख लें कि अंडे के पित्तक में मेनो शर्करा होती है और अंडे के पित्तक, है ना, अंडे के पित्तक यानी कि यॉक में, है ना, यॉक में लाइपोप्रोटीन पाई जाती है ना, लाइपोप्रोटीन पाई जाती है। तो ये चीज़ हो गई, एक अंडे के पित्तक में लाइपोप्रोटीन पाई जाती है। कुछ बातें और देखें, जैसे फ्रक्टोज, है ना, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज प्रकृति की, है ना, फ्रक्टोज प्रकृति की सबसे मीठी शर्करा है ना, फ्रक्टोज प्रकृति की सबसे मीठी शर्करा है। और ये प्रकृति में सर्वाधिक पाई जाने वाली शर्करा है ना, प्रकृति में सर्वाधिक पाई जाने वाली, प्रकृति में सर्वाधिक पाई जाने वाली शर्करा है ना, पाई जाने वाली शर्करा है। तो दोस्तों ये खूब ज़्यादा आता है, जैसे हर एग्जाम में आता है क्वेश्चन, है ना, जैसे प्रकृति की सबसे मीठी शर्करा कौन सी है और प्रकृति में सर्वाधिक पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है। तो CGL 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है इस टाइप से कि प्रकृति की सबसे मीठी शर्करा है, प्रकृति में सर्वाधिक पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है, तो कौन सी है, फ्रक्टोज है ना, ये चीज़ है। तो मोनोसेक्राइड पढ़ा है अपन ने। मोनोसेक्राइड ये कार्बोहाइड्रेट सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है, इनका जलावकरण नहीं होता है, ये सीधे ही ऑक्सीकृत होकर क्या करते हैं, इससे शरीर को ऊर्जा देते हैं। और ये जल में क्या होते हैं, सोल्यूबल, है ना, मतलब जल में, वाटर में सोल्यूबल होते हैं और स्वाद में क्या होते हैं, मीठे। अब जैसे मोनोसेक्राइड का टाइप है, जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ग्लैक्टोज है, मेनोज है, ये 4 है मोनोसेक्राइड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, मेनोज। ग्लूकोज को अपन अंगूर की शर्करा,
ये कारागार का क्वेश्चन है कि जैसे मानो ब्लड की शुगर कहा जाता है, तो रक्त की शर्करा कहा जाता है ग्लूकोज को, सिंपल शुगर, यूनिवर्सल शुगर, और मतलब सेलुलर फ्यूल मतलब कोष के ईंधन कहा जाता है, क्योंकि जीवों के शरीर में ईंधन का काम करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट शुगर ऑफ ह्यूमन बॉडी मतलब मानव शरीर की सबसे इंपॉर्टेंट जो शुगर होती है वो ग्लूकोज। फ्रक्टोज जो है ये शहद व फलों में पाई जाती है, ग्लैक्टोज लकड़ी में, मस्तिष्क की शुगर ही बोलते हैं इसको, मेनोज अंडे के पित्तक में पाई जाती है, और अंडे के पित्तक में लाइपोप्रोटीन पाई जाती है। फ्रक्टोज प्रकृति की सबसे मीठी शर्करा व प्रकृति में सर्वाधिक पाई जाने वाली शर्करा है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, आप क्वेश्चन पूछे कि प्रकृति की सबसे मीठी शर्करा कौन सी है ना, जैसे प्रकृति की सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, तो शुगर पूछे तो क्या करेंगे आप, जैसे फ्रक्टोज। और क्वेश्चन पूछे कि सबसे मतलब कृत्रिम मतलब जैसे कृत्रिम मीठा पदार्थ है ना, कृत्रिम मीठा पदार्थ। अब सबसे कृत्रिम मीठा पदार्थ कौन सा होता है, तो कृत्रिम मीठा पदार्थ कौन कौन से हैं, कृत्रिम मीठे पदार्थ कौन कौन से हैं, तो जैसे एक तो सैकरीन है ना। जैसे कृत्रिम मीठा पदार्थ क्या होता है, तो कृत्रिम मीठा पदार्थ जैसे क्या क्या है, तो एक तो क्या होता है, जैसे सैकरीन होता है ना, सैकरीन होता है। एक क्या होता है, जैसे ग्लूटामोर होता है ना, ग्लूटामोर होता है। और एक क्या होता है, जैसे एस्पार्टम होता है। तो सैकरीन है, ग्लूटामोर है ना, ग्लूटामोर है, और एक क्या होता है, जैसे एस्पार्टम। ये कृत्रिम मीठे पदार्थ है, ध्यान में रखें। इनका उपयोग जैसे चॉकलेट बनाने में किया जाता है ना, जैसे सैकरीन है, ग्लूटामोर है, और एक क्या है, जैसे एस्पार्टम। आप यहाँ से ऐसे ध्यान में रखें कि जैसे डायबिटीज के रोगी को है ना, डायबिटीज का जो रोगी होता है, तो डायबिटीज के रोगी के भोजन को मीठा बनाने के लिए उसके भोजन में मधुकरण के रूप में किसका उपयोग किया जाता है ना, मधुकरण के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो सैकरीन का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है सैकरीन का, क्योंकि नॉन कैलोरीजेनिक होते हैं है ना, ये नॉन कैलोरीजेनिक होते हैं, नॉन कैलोरीजेनिक होते हैं सैकरीन। क्योंकि आप जानते हैं कि डायबिटीज के रोगी को जैसे मीठा खाने की सलाह नहीं दी जाती है ना, उसको ग्लूकोज लेने की सलाह नहीं दी जाती है, लेकिन उसके भोजन को मीठा बनाने के लिए उसमें सैकरीन, ग्लूटामोर, एस्पार्टम का उपयोग होता है। सर इन्हीं का उपयोग क्यों होता है, तो इसके पीछे रीजन क्या है कि ये नॉन कैलोरीजेनिक होते हैं, यानी कि इनसे ऊर्जा तो नहीं मिलती है, लेकिन ये भोजन को क्या कर देते हैं, मीठा बना देते हैं। और ये अपना जो ब्लड होता है, तो ब्लड के द्वारा भी क्या नहीं होते हैं, तो रक्त के द्वारा भी ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो अवशोषित नहीं होते हैं है ना, इसलिए फिर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल नहीं बढ़ पाता है। तो सैकरीन है, ग्लूटामोर है, एस्पार्टम है, ये कृत्रिम मीठे पदार्थ होते हैं। मतलब डायबिटीज के जो रोगी हैं वो अपने भोजन को मीठा बनाने के लिए क्या करते हैं, जैसे इन्हीं का उपयोग करते हैं है ना, क्योंकि ये नॉन कैलोरीजेनिक होते हैं, यानी कि इनसे ऊर्जा नहीं मिलती है, और ये जैसे रक्त के द्वारा अवशोषित नहीं होते हैं। तो रक्त के द्वारा अवशोषित नहीं होते हैं तो फिर ब्लड में ग्लूकोज बढ़ ही नहीं पाता है ना, इसलिए डायबिटीज के रोगी अपने भोजन में इनका उपयोग करते हैं, सैकरीन, ग्लूटामोर और क्या है, जैसे एस्पार्टम। और सैकरीन का उपयोग जैसे चॉकलेट बनाने में भी होता है। तो ये तो था जैसे दोस्तों आपका मोनोसेक्राइड का सारा कंटेंट है ना, कि मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, और मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट के जैसे प्रकार, और मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट जैसे किसमें किसमें प्रेजेंट होता है। अब जैसे इसमें है, जैसे दूसरा है जैसे ओलिगोसेक्राइड है ना, जैसे कार्बोहाइड्रेट का जो दूसरा टाइप है मोनोसेक्राइड के बाद वो होता है जैसे ओलिगोसेक्राइड। अब जैसे ओलिगोसेक्राइड के भी कुछ टाइप होते हैं है ना, ओलिगोसेक्राइड के जैसे टाइप हैं, जैसे एक तो होता है डाइसेक्राइड है ना, एक तो होता है जैसे डाइसेक्राइड। दूसरा जो इसका टाइप होता है वो होता है जैसे क्या, ट्राइसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड का दूसरा जो टाइप होता है वो होता है जैसे ट्राइसेक्राइड, और ये होता है जैसे सर आपका टेट्रासेक्राइड है ना, टेट्रासेक्राइड। तो इनको भी रटने वाला कोई भी सिस्टम नहीं है कहीं पर भी है ना। तो आप पढ़ रहे हैं ओलिगोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड में डाइसेक्राइड पढ़ रहे हैं। अब जैसे डाइसेक्राइड किसको बोलेंगे अपन, तो दो मोनोसेक्राइड के अणु मिलने से है ना, दो मोनोसेक्राइड के अणु मिलने से जो सेक्राइड बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं, डाइसेक्राइड है ना। तो दो मोनोसेक्राइड मिलकर क्या बनाते हैं, डाइसेक्राइड। तीन मोनोसेक्राइड मिलकर क्या बनाते हैं, ट्राइसेक्राइड। और चार मोनोसेक्राइड मिलकर क्या बनाते हैं, टेट्रासेक्राइड। अब जैसे डाइसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण होते हैं, जैसे एक तो होता है माल्टोज, दूसरा इसका उदाहरण क्या होता है, जैसे लैक्टोज होता है ना, और तीसरा जैसे इसका उदाहरण क्या होता है, जैसे सुक्रोज होता है, और एक होता है जैसे ट्री हेलोज है ना, ट्री हेलोज। तो एक इसका उदाहरण है जैसे ट्री हेलोज। तो डाइसेक्राइड में के उदाहरण चार है,
माल्टोज है, लैक्टोज है, सुक्रोज है, एक क्या है जैसे ट्री हेलोज है। ट्राइसेकेराइड तो इसका उदाहरण जैसे होता है आपका एरेबिनोज, है ना, इसका उदाहरण होता है जैसे क्या एरेबिनोज, है ना, एरेबिनोज। और इसका जो उदाहरण होता है तो ये होता है जैसे स्टेचियोज, है ना, स्टेचियोज। तो स्टेचियोज ये टेट्रासेकेराइड है, एरेबिनोज जो होता है ये ट्राइसेकेराइड है, यानी कि 3 मोनोसेकेराइड मिलकर क्या बनाते हैं ट्राइसेकेराइड, जिसका उदाहरण एरेबिनोज है। और 4 मोनोसेकेराइड मिलकर क्या बनाते हैं स्टेचियोज। टेट्रासेकेराइड का उदाहरण क्या है स्टेचियोज, है ना, ये है। तो आप इसका भी ले स्क्रीनशॉट। फिर इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है जैसे डाइसेकेराइड। तो अपन डाइसेकेराइड को पढ़ेंगे इसी बढ़िया तरीके से, है ना। और डाइसेकेराइड के जो प्रकार हैं उनको देखते हैं। तो इसका तो ले जैसे आप स्क्रीनशॉट पढ़ते हैं फिर आगे। अब जैसे अपन पढ़ेंगे जैसे इसमें डाइसेकेराइड, है ना, पहला देखते हैं जैसे अपन डाइसेकेराइड। तो डाइसेकेराइड की कुछ सामान्य जानकारी लिखते हैं अपन एक बार कि यह है 2 मोनोसेकेराइड के, है ना, यह 2 मोनोसेकेराइड के, है ना, यह 2 मोनोसेकेराइड के मिलने से बनता है ना, मिलने से बनता है। यह 2 मोनोसेकेराइड के मिलने से बनता है इसे डाइसेकेराइड, है ना। दूसरा इसमें इनका जल अपघटन होता है ना, इनका जल अपघटन होता है ना, इनका जल अपघटन होता है ना, इनका जल अपघटन होता है। फिर लिखेंगे ये ऑक्सीकृत होकर, है ना, ये ऑक्सीकृत होकर, है ना, ये ऑक्सीकृत होकर CO2 जल व ऊर्जा देते हैं, है ना, ये ऑक्सीकृत होकर CO2 जल व ऊर्जा देते हैं, है ना। यह है इसके बारे में डाइसेकेराइड के बारे में। और एक ध्यान दें जैसे कार्बोहाइड्रेट में कौन सा बंध पाया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट में, है ना, कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाता है ना, कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाता है। तो ये है जैसे कार्बोहाइड्रेट के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट में जैसे ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाता है। तो ये तो है जैसे दोस्तों आपका मोनोसेकेराइड के बारे में। अब जैसे इसके आप एग्जाम्पल देखें जैसे माल्टोज जो होता है, तो माल्टोज जो है ये किस में पाया जाता है, बीजू में पाया जाता है। तो माल्टोज को अपन क्या बोलते हैं जैसे बीजू की शर्करा कहते हैं, किसको, माल्टोज को। अब यहाँ से आप एक चीज़ देखें जैसे माल्टोज है जो डाइसेकेराइड है, इस माल्टोज को एक एंजाइम होता है अपने शरीर में, उसको अपन बोलते हैं माल्टेज एंजाइम। ये माल्टोज को किस में तोड़ देता है भैया, तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ देता है ना, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ देता है। तो माल्टोज का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। माल्टोज को माल्टेज एंजाइम तोड़ता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। दूसरा और देखें जैसे लैक्टोज होता है ना, जैसे लैक्टोज होता है तो जो से लैक्टोज है तो ये किस में पाई जाती है, जैसे दूध में पाई जाती है, इसको अपन मिल्क शुगर कहते हैं, है ना। जैसे लैक्टोज को अपन क्या बोलते हैं, मिल्क शुगर कहते हैं, दूध में पाई जाती है तो इसको दूध की शर्करा कहते हैं। आगे देखें आप जैसे लैक्टोज है तो लैक्टोज को एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम को अपन क्या बोलते हैं, इसे लैक्टेज कहते हैं। ये लैक्टोज को लैक्टेज एंजाइम किस में तोड़ता है, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में तोड़ता है ना, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में तोड़ता है। बात कंप्लीट। अगला देखें सुक्रोज है ना, जैसे सुक्रोज है तो सुक्रोज को, है ना, सुक्रोज जो है ये किस में पाई जाती है, तो ये गन्ने में पाई जाती है, इसको गन्ने की शर्करा कहते हैं, है ना। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसे किचन की शर्करा भी कहते हैं, रसोई घर की शर्करा भी कहते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, ईसु शर्करा भी कहते हैं, इसको पार्थिव शर्करा भी कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं अपन जैसे टेबल शर्करा भी कहते हैं, है ना, टेबल शर्करा भी कहते हैं। तो गन्ने की शर्करा, रसोई घर की शर्करा, ईसु शर्करा, पार्थिव शर्करा, या फिर जैसे शक्कर की शर्करा, है ना, शक्कर की शर्करा कहा जाता है जैसे किसको, सुक्रोज को, है ना, ये चीज़ है। अब जैसे सुक्रोज है ना, सुक्रोज है तो सुक्रोज को एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम को अपन क्या बोलते हैं, इसे सुक्रेज कहते हैं, है ना। सुक्रोज को एक एंजाइम है जिसको अपन सुक्रेज बोलते हैं। ये सुक्रेज इसको तो किस में तोड़ देता है, तो ग्लूकोज प्लस किस में तोड़ देता है, फ्रैक्टोज में तोड़ देता है। तो ये था जैसे दोस्तों एक इसका एक और रह गया आपका ट्री हेलोज, है ना, ट्री हेलोज। तो ट्री हेलोज जो कार्बोहाइड्रेट होता है तो यह जैसे इंसेक्ट व, है ना, यह इंसेक्ट मतलब कीट, यह इंसेक्ट व फंजाई में पाई जाती है ना, वह फंजाई में पाई जाती है।
यह इंसेक्ट व फंजाई में पाई जाती है। कौन? ट्री हेलोज। तो ये था जैसे दोस्तों आपका डाइसेक्राइड के बारे में। इसका भी आप जैसे स्क्रीनशॉट लें, तब तक मैं इसको एक बार और रिवाइज कर देता हूँ। डाइसेक्राइड यह दो मोनोसेक्राइड के मिलने से बनता है। इनका जल अपघटन होता है। ये ऑक्सीकृत होकर शरीर को CO2 जल व ऊर्जा देती है। कार्बोहाइड्रेट में कौन सा बंध पाया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाता है। इसके प्रकार हैं, इसके एग्जाम्पल हैं जैसे आपके डाइसेक्राइड के माल्टोज है ना, माल्टोज है, लैक्टोज है, सुक्रोज है और ट्री हेलोज है। माल्टोज बीजों में, माल्टोज को माल्टेज एंजाइम किसमें? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। लैक्टोज को जो है ना, लैक्टोज दूध में पाई जाती है, और लैक्टोज को लैक्टेज एंजाइम किसमें? ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में, है ना। और सुक्रोज जो है गन्ने की शर्करा, रसोईघर की शर्करा, ईसुप्रतिप शर्करा, टेबल शर्करा व शक्कर की शर्करा। और सुक्रोज को सुक्रेज एंजाइम किसमें? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, है ना। और ट्री हेलोज है तो यह इंसेक्ट व फंजाई में पाई जाती है, यानी कि कीटों में व जैसे काउकों में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? ट्री हेलोज है। तो ये PMT तक की लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है ना, मेडिकल लाइन के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है ये आपका इस टाइप से कि कीटों में पाई जाने वाली, जैसे कीटों में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? तो कौन सी है? कीटों में पाई जाने वाली ट्री हेलोज है। तो ये तो बात होगी जैसे आपके दोस्तों ओलिगोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट की बात है ना। अब जैसे कार्बोहाइड्रेट का जो तीसरा टाइप है ना, कार्बोहाइड्रेट का जैसे तीसरा टाइप है, और तीसरा टाइप कौन सा है जैसे दोस्तों आपका? तो पॉलीसेकेराइड है ना। जैसे कार्बोहाइड्रेट का जो तीसरा टाइप होता है तो भैया वो होता है जैसे आपका क्या? पॉलीसेकेराइड। अब ये जो पॉलीसेकेराइड होता है तो ये पॉलीसेकेराइड भी दो प्रकार का होता है ना। पॉलीसेकेराइड भी जैसे दो प्रकार का होता है, जैसे एक तो होता है होमो पॉलीसेकेराइड, है ना। एक तो होता है जैसे क्या? होमो पॉलीसेकेराइड, और दूसरा क्या होता है? जैसे हेटेरो पॉलीसेकेराइड, है ना। दूसरा क्या होता है? जैसे हेटेरो पॉलीसेकेराइड। तो ये जो है आपका मतलब जैसे पॉलीसेकेराइड ये दो प्रकार का होता है। तो पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट तीसरा टाइप है जैसे कार्बोहाइड्रेट का। पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार का होता है, होमोपॉलीसेकेराइड और एक क्या होता है जैसे हेटेरोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड, हेटेरोपॉलीसेकेराइड, इसके पॉलीसेकेराइड के दो टाइप हैं, होमोपॉलीसेकेराइड, हेटेरोपॉलीसेकेराइड। अब जैसे होमोपॉलीसेकेराइड किसको बोलेंगे? तो ये कई मोनोसेकेराइड के, ये कई मोनोसेकेराइड के, है ना, ये कई मोनोसेकेराइड के अणु के, है ना, अणुओं के मिलने से बनता है। ये कई मोनोसेकेराइड के अणुओं के मिलने से बनता है, जैसे कौन? होमोपॉलीसेकेराइड। और ये एक से अधिक, है ना, ये एक से अधिक मोनोसेकेराइड के अणु के, है ना, ये एक से अधिक मोनोसेकेराइड के, है ना, ये एक से अधिक मोनोसेकेराइड के अणु के मिलने से बनता है ना, मिलने से बनता है। ये एक से अधिक मोनोसेकेराइड के अणु से मिलने से बनता है। और ये क्या होता है? जैसे ये एक ही प्रकार के, है ना, ये एक ही प्रकार के मोनोसेकेराइड के अणु के मिलने से बनता है। ये चीज़ है, ये ध्यान में रखेंगे आप इसमें, है ना। ये तो क्या होता है? जैसे ये एक ही प्रकार के मोनोसेकेराइड के अणु के मिलने से बनता है। और ये क्या होता है? जैसे एक से अधिक प्रकार के मोनोसेकेराइड के अणु के मिलने से बनता है ना। ये एक से अधिक मोनोसेकेराइड के अणु के, है ना, ये एक से अधिक मोनोसेकेराइड के अणु के मिलने से बनता है ना। ये चीज़ है। अब जैसे होमोपॉलीसेकेराइड का उदाहरण क्या क्या है? जैसे होमोपॉलीसेकेराइड का एक तो उदाहरण क्या है? जैसे सेलुलोज है। दूसरा जो इसका उदाहरण है तो वो दूसरा उदाहरण क्या है? जैसे इसका काइटिन है। एक जैसे इसका उदाहरण कौन सा है? इनुलिन है। इसके अलावा और क्या है? जैसे इसका उदाहरण स्टार्च है। और क्या है? जैसे इसका उदाहरण क्या है? जैसे ग्लाइकोजन है ना। और क्या है? जैसे इसका ग्लाइकोजन है ना। ये चीज़ है। तो सेलुलोज है, काइटिन है, इनुलिन है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है। तो ये होमोपॉलीसेकेराइड के उदाहरण है। समझ गए ना? होमोपॉलीसेकेराइड की जो एक ही प्रकार के अणु के मिलने से बनता है, एक ही प्रकार के मोनोसेकेराइड के अणु के मिलने से बनता है ना। जैसे सेलुलोज भी ग्लूकोज का बोलक, केवल ग्लूकोज का बोलक, है ना। ये भी किसका बोलक है? फ्रक्टोज का बोलक, इनुलिन। और ये दोनों भी किसके? ग्लूकोज के, है ना। तो ग्लूकोज एक ही प्रकार के मोनोसेकेराइड से, ये एक से अधिक प्रकार के मोनोसेकेराइड के मिलने से बनता है। अब जैसे इसका उदाहरण देखिए आप, जैसे इसका उदाहरण एक तो क्या है? जैसे पैक्टिन है ना। एक तो इसका उदाहरण जैसे पैक्टिन है। दूसरा इसका उदाहरण क्या है? जैसे हाई एलुरोनिक एसिड है ना। एक इसका उदाहरण क्या है? जैसे
हाई एलुरेनिक एसिड है, इसका दूसरा उदाहरण क्या है जैसे हाई एलुरेनिक एसिड है, और एक इसका उदाहरण क्या है जैसे हिपेरिन है। तो पेक्टिन है, हाई एलुरेनिक एसिड है, और एक क्या है जैसे हिपेरिन है। तो ये किसके उदाहरण है जैसे हेटेरोपॉलीसेकेराइड के उदाहरण है ना, हेटेरोपॉलीसेकेराइड के उदाहरण है। तो ये तो था जैसे दोस्तों आपका पॉलीसेकेराइड के टाइप, होमोपॉलीसेकेराइड, हेटेरोपॉलीसेकेराइड। अब इसका ले स्क्रीनशॉट, इनके बारे में भी जैसे कुछ पढ़ लेते हैं विस्तार से पॉलीसेकेराइड को। अब पॉलीसेकेराइड में देखें आप, जैसे पॉलीसेकेराइड में है ना, तो ये सबसे है ना, ये सबसे जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं है ना, ये सबसे जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कौन? पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड सबसे जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं है ना, ये चीज़ है। और ये सबसे जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। फिर है जैसे ये स्वाद में मीठे नहीं होते हैं है ना, ये स्वाद में मीठे नहीं होते हैं। फिर है जैसे ये जल में है ना, ये जल में अघुलनशील होते हैं है ना, ये जल में अघुलनशील होते हैं है ना, ये जल में अघुलनशील होते हैं। अब जैसे आप इसके उदाहरण देखें तो पहला इसका उदाहरण है जैसे सेलुलोज। पॉलीसेकेराइड का जो दूसरा प्रकार है वो होता है जैसे क्या? सेलुलोज। तो यह ग्लूकोज का उलक है ना, सेलुलोज यह ग्लूकोज का उलक है ना, यह ग्लूकोज का उलक है सेलुलोज है ना। यह प्रकृति में है ना, यह प्रकृति में सर्वाधिक पाया जाने वाला, यह प्रकृति में सर्वाधिक पाया जाने वाला है ना, यह प्रकृति में सर्वाधिक पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है ना, ये चीज़ है। कार्बनिक पदार्थ है या प्रकृति में सर्वाधिक पाया जाने वाला, यह प्रकृति में है ना, यह प्रकृति में सर्वाधिक पाया जाने वाला है ना, पाया जाने वाला क्या है? नेचुरल पॉलीमर है, मतलब नेचुरल पॉलीमर है, मतलब प्राकृतिक क्या है? ये बहुलक है ना, प्राकृतिक बहुलक है, ये चीज़ है। तो ये दोस्तों आपका राजस्थान पुलिस 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है इस टाइप से कि प्रकृति में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्राकृतिक बहुलक कौन सा है? सेलुलोज है। अगला देखें, कपास के रेशों में है ना, कपास के रेशों में 95% सेलुलोज पाया जाता है ना, कपास की रेशों में 95% सेलुलोज पाया जाता है ना, कपास की रेशों में 95% सेलुलोज पाया जाता है, ये चीज़ है जैसे। और सेलुलोज का उपयोग है ना, सेलुलोज का उपयोग कागज़ बनाने में होता है ना, सेलुलोज का उपयोग कागज़ बनाने में होता है ना, ये चीज़ है। अब जैसे इसका है आपका सेलुलोज, तो ये ग्लूकोज का उलक है, मतलब 3 से 6000 ग्लूकोज के अणु मिलकर क्या बनाते हैं? सेलुलोज। और ये प्रकृति में सर्वाधिक पाया जाने वाला क्या है? ये कार्बनिक पदार्थ। और प्रकृति में सर्वाधिक पाया जाने वाला जो नेचुरल पॉलीमर है वो कौन सा है? सेलुलोज। कपास के रेशों में 95% क्या होता है? सेलुलोज। सेलुलोज का उपयोग किसमें? तो पेपर बनाने में इसका उपयोग होता है, किसका? सेलुलोज का। अब देखिए आप जैसे काइटिन है ना, काइटिन, तो यह प्रकृति में है ना, यह प्रकृति में सर्वाधिक पाया जाने वाला है ना, सर्वाधिक पाया जाने वाला दूसरा कार्बनिक पदार्थ है ना, दूसरा कार्बनिक पदार्थ है। तो ये चीज़ है काइटिन के बारे में है कि प्रकृति में सर्वाधिक पाया जाने वाला दूसरा कार्बनिक पदार्थ है ना, काइटिन, ये चीज़ है। और कीटू का बाह्यिक अंकाल वह कवकों की कोशिका भित्ति है ना, वह कवकों की कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल, वह कवकों की कोशिका भित्ति है ना, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये काइटिन की बनी होती है ना, ये चीज़ है। तो दोस्तों आपका ये क्वेश्चन खूब ज़्यादा आता है एग्जाम में कि कवकों का बाह्यिक अंकाल एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट वह फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। और यहाँ से एक चीज़ इंपॉर्टेंट और जो ये भी आपकी नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये है ना, नीट के एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। तो जैसे कौन सा आता है आपका कि यह नाइट्रोजन युक्त कार्बोहाइड्रेट है ना, यह नाइट्रोजन युक्त कार्बोहाइड्रेट है ना, यह नाइट्रोजन युक्त कार्बोहाइड्रेट है, यह एन एसिटिल है ना, यह एन एसिटिल ग्लूकोसोमाइन का उलक है ना, ग्लूकोसोमाइन का उलक है
है ना, यह एन एसिटिल ग्लूकोसोमाइन का बहुलक है कौन, काइटिन, है ना, ये चीज़ है। अब ये जैसे किसका, हाँ ये एन एसिटिल ग्लूकोसोमाइन का बहुलक है, यानी कि नाइट्रोजन कार्बोहाइड्रेट है। जैसे आपने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट में जैसे नाइट्रोजन नहीं होता है ना, कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन नहीं होता है, लेकिन एकमात्र कार्बोहाइड्रेट है जैसे कौन सा, काइटिन, जिसमें क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। तो आप जैसे दोस्तों इसका भी ले स्क्रीनशॉट और ध्यान में रखें, क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेते हैं आपको कि कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक है। ऑप्शन में जैसे सेलुलोज डाल दिया, सेलुलोज प्लस काइटिन डाल दिया, सेलुलोज प्लस नायलॉन डाल दिया, काइटिन प्लस नायलॉन डाल दिया, कोई नहीं, या निम्न से कौन सा है जो ये प्राकृतिक बहुलक है। तो सेलुलोज है, काइटिन है, ये नेचुरल पॉलीमर है ना। तो ये दो तो आपके एग्जाम्पल हो गए आपके ना। अब देखें आप, जैसे इसका जो तीसरा टाइप है, तीसरा जो उदाहरण है पॉलीसेकेराइड का, तीसरा जो उदाहरण है वो होता है जैसे इनुलिन, है ना। तो ये क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है आपका, जो एग्जाम में आता है इस टाइप से कि गुर्दे की जांच में, है ना, गुर्दे की जांच में किडनी, गुर्दे की जांच में इसका उपयोग होता है ना, इसका उपयोग होता है, इसका उपयोग होता है गुर्दे की जांच में, किसका उपयोग होता है, मतलब इनुलिन का उपयोग होता है, जैसे गुर्दे की जांच में इनुलिन का उपयोग होता है। अब समझ गए। अब गुर्दे की जांच में जैसे इनुलिन का उपयोग होता है, पहली बात। दूसरा देखें, जैसे इनुलिन किसका बहुलक होता है, तो यह फ्रक्टोज का बहुलक है ना। दूसरा देखें कि यह फ्रक्टोज का क्या है, जैसे बहुलक है, मतलब ये पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज इनुलिन, ये चीज़ है। अब जैसे अगला और देखिए आप, इसमें ये किसे पाया जाता है, तो यह डहेलिया की जड़ों में, यह डहेलिया की जड़ों में, है ना, वह कंद में पाया जाता है ना, यह डहेलिया की जड़ों में वह कंद में पाया जाता है, जैसे कौन, इनुलिन। तो इनुलिन मोस्ट है। इसमें आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है कि गुर्दे की जांच में किसका उपयोग होता है, तो गुर्दे की जांच में किसका उपयोग होता है, जैसे इनुलिन का उपयोग होता है। और किसका बहुलक है, फ्रक्टोज का बहुलक है। और एक क्या है जैसे इसमें कि ये डहेलिया की जड़ों में वह कंद में पाया जाता है, जैसे कौन, इनुलिन। अब इसका जो चौथा एग्जाम्पल और देखिए आप, जैसे स्टार्च है ना, स्टार्च, तो यह भी ग्लूकोज का बहुलक है ना, यह भी ग्लूकोज का बहुलक है ना, यह भी ग्लूकोज का बहुलक है। यानी कि स्टार्च जो होता है ना, स्टार्च जो होता है तो ये किससे बनता है, आपको मैं बता दूं, जैसे स्टार्च किससे बनता है, तो एक तो ये एमाइलोज से बनता है, एमाइलोज से बनता है। और एक किससे बनता है ये सर, तो एमाइलोपेक्टिन से बनता है ना, एमाइलोपेक्टिन से बनता है ना, एमाइलोपेक्टिन से बनता है। अब जैसे एमाइलोज होता है, मतलब एमाइलोज जो होता है, तो एमाइलोज इज लीनियर, एमाइलोज इज लीनियर। और जैसे 200 टू मतलब 200 टू मतलब 500 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज, है ना, ऑफ ग्लूकोज। तो इसमें क्या होता है, जैसे ग्लूकोज की 200 से 500, मतलब ग्लूकोज की 200 से 500 इकाइयाँ रेखीय क्रम में जुड़कर क्या बनाती है, एमाइलोज बनाती है ना, एमाइलोज बनाती है। एमाइलोपेक्टिन, तो एमाइलोपेक्टिन, है ना, एमाइलोपेक्टिन इज ब्रांच्ड, है ना, मतलब पैक्टिन इज ब्रांच्ड। और ये जैसे, है ना, एमाइलोपेक्टिन इज ब्रांच्ड। और इसमें जैसे 1000 यूनिट ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज की 1000 के लगभग यूनिट जो मिलकर मतलब क्या बनाती है, जैसे एमाइलोपेक्टिन बनाती है ना, ये चीज़ है। तो एमाइलोज व एमाइलोपेक्टिन से क्या बनता है, जैसे स्टार्च बनता है। अब स्टार्च को, है ना, स्टार्च को पादपों का, है ना, स्टार्च को पादपों का संचित ईंधन कहा जाता है ना, स्टार्च को पादपों का संचित ईंधन कहा जाता है। स्टार्च को जैसे पादपों का क्या कहा जाता है, संचित ईंधन कहा जाता है ना, स्टार्च को पादपों का संचित ईंधन कहा जाता है ना, ये चीज़ है। अब एक तो ये जैसे हो गया, है ना। अब आप जान देंगे, जैसे स्टार्च का जलापघटन करने पर, स्टार्च का जलापघटन करने पर, है ना, स्टार्च का जलापघटन करने पर डेक्स्ट्रिन प्राप्त होता है ना, डेक्स्ट्रिन, स्टार्च का जलापघटन करने पर डेक्स्ट्रिन प्राप्त होता है ना, डेक्स्ट्रिन प्राप्त होता है। तो ये चीज़ है, डेक्स्ट्रिन क्या होता है, तो स्टार्च का यदि अपन हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो अपने को डेक्स्ट्रिन प्राप्त होता है। अब ये डेक्स्ट्रिन क्या है, तो डेक्स्ट्रिन जो होता है, इसको आप नोट डालकर लिखें, डेक्स्ट्रिन, है ना, डेक्स्ट्रिन बैक्टीरिया व फंजाई में, है ना, जैसे डेक्स्ट्रिन बैक्टीरिया व फंजाई में, है ना, डेक्स्ट्रिन बैक्टीरिया व फंजाई में
RFM, है ना, RFM। RFM का मतलब क्या होता है, जैसे रिजर्व फूड मटेरियल, है ना, जैसे डेक्स्ट्रिन जो होता है ये बैक्टीरिया फंजाई में RFM मतलब रिजर्व फूड मटेरियल यानी कि संचित भोजन के रूप में, संचित भोजन, है ना, संचित भोजन के रूप में पाया जाता है ना, संचित भोजन के रूप में पाया जाता है कौन, डेक्स्ट्रिन, है ये चीज़ है। तो पादपों का संचित ईंधन बोलते हैं, जैसे किसको, पादपों का संचित ईंधन कहा जाता है, जैसे किसको, स्टार्च को कहा जाता है ना, पादपों का संचित ईंधन स्टार्च को कहा जाता है। स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या प्राप्त होता है अपने को, डेक्स्ट्रिन प्राप्त होता है। डेक्स्ट्रिन जैसी बैक्टीरिया फंजाई में क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में पाया जाता है ना, संचित भोजन के रूप में पाया जाता है आपका डेक्स्ट्रिन। तो ये तो बात हो गई आपके दोस्तों यहाँ तक है। अब जैसे और देख ले इसमें कुछ बातें, है ना, और देख ले आप इसमें कुछ बातें। इसका जो अगला जो टाइप है, अगला जैसे पॉलीसेकेराइड का जो मतलब लास्ट एग्जाम्पल है तो वो होता है जैसे क्या, ग्लाइकोजन, है ना, ग्लाइकोजन। तो यह भी, है ना, यह भी ग्लूकोज का बहुलक है ना, यह भी ग्लूकोज का बहुलक है ना, ये चीज़ है, यह भी ग्लूकोज का बहुलक है। और इसे, है ना, इसे एनिमल स्टार्च कहा जाता है ना, इसे एनिमल स्टार्च कहा जाता है ना, इसे एनिमल स्टार्च कहा जाता है ग्लाइकोजन, यह भी ग्लूकोज का बहुलक है, इसे एनिमल स्टार्च कहा जाता है। और ग्लाइकोजन का निर्माण व संग्रहण, है ना, ग्लाइकोजन का निर्माण व संग्रहण, है ना, ग्लाइकोजन का निर्माण व संग्रहण, इसका फॉर्मेशन एंड कलेक्शन, निर्माण व संग्रहण कहाँ पर होता है, तो यकृत में होता है, जिगर में होता है ना, यकृत, जिगर, कलेजा में होता है। और यहाँ से जैसे ये एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है जैसे इस टाइप से कि एक भूखे व्यक्ति को, है ना, एक भूखे व्यक्ति को ऊर्जा, एक भूखे व्यक्ति को ऊर्जा, है ना, एक भूखे व्यक्ति को ऊर्जा, ऊर्जा ग्लाइकोजन से मिलती है ना, एक भूखे व्यक्ति को ऊर्जा ग्लाइकोजन से मिलती है, ये चीज़ है। तो ये भी मोस्ट क्वेश्चन है आपका कि एक भूखे व्यक्ति को ऊर्जा किसके द्वारा मिलती है, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि उपवास के दौरान शरीर को ऊर्जा किससे मिलती है, तो किससे मिलती है, जैसे ग्लाइकोजन से मिलती है ना। तो ग्लाइकोजन के बारे में ये है, ग्लाइकोजन ये पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल है, ग्लूकोज का बहुलक है, इसको अपन एनिमल स्टार्च यानी कि पादपों का संचित ईंधन, जंतुओं का संचित ईंधन बोलते हैं जैसे ग्लाइकोजन को, और पादपों का संचित ईंधन बोलते हैं स्टार्च को। ग्लाइकोजन का जो निर्माण और संग्रहण है तो वो होता है जैसे यकृत में। और एक भूखे व्यक्ति को ऊर्जा किसके द्वारा मिलती है, तो ग्लाइकोजन से मिलती है उपवास के दौरान। अब जैसे कुछ बातें आप और समझें, यहाँ से एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना, तो आप इस चीज़ को फोकस करें। जो ग्लाइकोजन होता है तो ग्लाइकोजन की जांच के लिए, जैसे ग्लाइकोजन की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, आयोडीन टेस्ट, है ना, ग्लाइकोजन की जांच के लिए जैसे कौन सा टेस्ट, आयोडीन टेस्ट किया जाता है। अब जैसे मतलब आयोडीन टेस्ट के दौरान ग्लाइकोजन कैसा रंग देता है, तो ये रेड कलर देता है ना, रेड कलर देता है। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं इस टाइप से कि आयोडीन टेस्ट का संबंध किससे है, कार्बोहाइड्रेट से है, या कार्बोहाइड्रेट की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो आयोडीन टेस्ट किया जाता है। तो ग्लाइकोजन आयोडीन टेस्ट के दौरान क्या करता है, रेड कलर देता है ना। स्टार्च की जांच के लिए, स्टार्च की जांच के लिए, है ना, स्टार्च की जांच के लिए कौन सा टेस्ट, तो स्टार्च की जांच के लिए भी कौन सा टेस्ट, आयोडीन टेस्ट किया जाता है स्टार्च की जांच के लिए भी। और ये कैसा कलर देता है, तो ये कैसा कलर देता है, जैसे ब्लू कलर देता है ना, नीला रंग देता है। जो स्टार्च होता है ये आयोडीन के साथ जैसे नीला रंग देता है ना, ये चीज़ है। अब जैसे ये RS 2018 की एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं इस टाइप से, है ना, इस टाइप से आए हुए हैं कि कथन को सुमेलित कीजिए, है ना, सुमेलित कीजिए। जैसे ग्लूकोज में, ग्लूकोज किस में, अंगूर में, फ्रक्टोज किस में, तो शहद व फलों में, है ना, फ्रक्टोज शर्करा किस में, शहद व फलों में। माल्टोज शर्करा किस में, तो माल्टोज शर्करा आपने पढ़ा था किस में, बीजों में। और एक दे दिया आपको जैसे लैक्टोज, तो लैक्टोज किस में, दूध में, है ना। तो ये क्वेश्चन जैसे RS 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है कि जैसे सुमेलित कीजिए, तो ग्लूकोज अंगूर में होता है, फ्रक्टोज शहद में होता है, माल्टोज बीजों में, और लैक्टोज किस में, दूध में, है ना, ये चीज़ है। तो RS 2018 का इस टाइप से क्वेश्चन है। अब जैसे और देखिए आप, जैसे BSF RO का क्वेश्चन है 2019 का कि जैसे पहलिंग विलियन होता है, तो पहलिंग विलियन व बेनेडिक्ट टेस्ट का संबंध भी, है ना, पहलिंग विलियन व बेनेडिक्ट टेस्ट का संबंध भी, है ना, संबंध भी कार्बोहाइड्रेट से है ना, कार्बोहाइड्रेट से है ना, कार्बोहाइड्रेट से है। अब जैसे इसमें एक महत्वपूर्ण बात लिखी यहाँ पे, जैसे पहलिंग विलियन के द्वारा,
है ना, पेहलिंग विलियन या बेनेडिक्ट टेस्ट के द्वारा, है ना, बेनेडिक्ट टेस्ट के द्वारा, है ना, बेनेडिक्ट टेस्ट के द्वारा मूत्र में, है ना, मूत्र में ग्लूकोज की, है ना, मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा का पता लगाया जाता है ना, पता लगाया जाता है। तो ये है जैसे दोस्तों आपका काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन से टेस्ट के द्वारा मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा का पता लगाया जाता है? बेनेडिक्ट टेस्ट के द्वारा, है ना, बेनेडिक्ट टेस्ट के द्वारा। बेनेडिक्ट टेस्ट का संबंध किससे है? कार्बोहाइड्रेट की जांच से है। कौन से कार्बोहाइड्रेट की जांच से? तो डाइसैकेराइड की जांच से। एक जैसे ये आपका जैसे सेकंड ग्रेड 2018, है ना, सेकंड ग्रेड 2018 का क्वेश्चन है आपका इस टाइप से कि निम्न में से कौन सी एक अनपचायक शर्करा है ना, तो सुक्रोज क्या है? जैसे आपकी एक अनपचायक शर्करा है ना, सुक्रोज जो है ये क्या है? जैसे एक अनपचायक शर्करा है, मतलब ये कौन सा टेस्ट नहीं देती है? तो सुक्रोज एक अनपचायक शर्करा है, ये जैसे बेनेडिक्ट टेस्ट नहीं देती है ना, बेनेडिक्ट टेस्ट नहीं देती है, तो ये सुक्रोज एक अनपचायक शर्करा है। सर बेनेडिक्ट टेस्ट क्यों नहीं देती है? तो इसमें जैसे 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध नहीं पाया जाता है, जैसे आपकी माल्टोज है, लैक्टोज है, तो उनमें तो 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाता है, लेकिन सुक्रोज में क्या होता है? इसमें 1,2 ग्लाइकोसिडिक बंध होता है ना, सुक्रोज में जैसे 1,2 ग्लाइकोसिडिक बंध होता है, 1,2 ग्लाइकोसिडिक बंध होता है जैसे सुक्रोज में, तो 1,2 ग्लाइकोसिडिक बंध पाए जाने के कारण ये बेनेडिक्ट टेस्ट नहीं देती है जैसे सुक्रोज। तो ये भी खूब ज़्यादा पूछते हैं कि टेबल शर्करा कहा जाता है, पीएमटी के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है इस टाइप से कि टेबल शर्करा कहा जाता है सुक्रोज को, बेनेडिक्ट टेस्ट नहीं देती है कौन? सुक्रोज। अनपचायक शर्करा कौन सी है? सुक्रोज है। इसका जैसे बीएसएफ आरओ में तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा था, निम्न में से कौन सी शर्करा है? निम्न में से कौन सी शर्करा है जिसमें फेलिंग विलेन की 2 बूंदे डालते ही, निम्न में से कौन सी शर्करा है जिसमें फेलिंग विलेन की 2 बूंदे डालते ही वह ईंट जैसा लाल रंग नहीं देती है? तो ऑप्शन क्या है आपका? जैसे सुक्रोज है ना, तो ये ध्यान में रखें, ये इस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। अब जैसे पॉलीसेकेराइड में अपन ने कौन सा पढ़ा है? जैसे भैया होमोपॉलीसेकेराइड, है ना, होमोपॉलीसेकेराइड पढ़ा है ना, होमोपॉलीसेकेराइड पढ़ा है। अब जैसे अपन इसमें एक और पढ़ लेते हैं, जैसे हेटेरोपॉलीसेकेराइड, है ना, हेटेरोपॉलीसेकेराइड, है ना, हेटेरोपॉलीसेकेराइड। अब जैसे हेटेरोपॉलीसेकेराइड का आप पहला उदाहरण देखें कि पैक्टीन, है ना, पैक्टीन, तो यह पादपों में पाया जाता है ना, यह पादपों में पाया जाता है। पैक्टीन जो होता है ये प्लांट में पाया जाता है, यह पादपों में, है ना, यह पादपों में मध्य पटलिका, है ना, यह पादपों में मध्य पटलिका के रूप में, है ना, यह पादपों में मध्य पटलिका के रूप में पाया जाता है, इसे कौन? पैक्टीन। और पादपों में मध्य पटलिका, है ना, पादपों में मध्य पटलिका, है ना, पादपों में मध्य पटलिका, मध्य पटलिका, है ना, मध्य पटलिका किसकी बनी होती है? तो कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है ना, कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है, जैसे कौन? मध्य पटलिका पादपों में कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है, और इसे पादप सीमेंट भी कहते हैं, है ना, इसे पादप सीमेंट भी कहते हैं। तो पादप सीमेंट भी कहते हैं जैसे पैक्टीन को। समझे आप इस बात को कि जैसे पैक्टीन को अपन पादप सीमेंट क्यों कहते हैं? जैसे 2 ईंटें होती है, तो 2 ईंटों को जोड़ने के लिए अपन बीच में क्या करते हैं? जैसे सीमेंट डालते हैं। तो इसी प्रकार से जो पैक्टीन जो होता है ये पौधों में मध्य पटलिका के रूप में पाया जाता है ना, पैक्टीन जो होता है पौधों में मध्य पटलिका मतलब मिडिल लेमिला के रूप में पाया जाता है, और ये मिडिल लेमिला कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। तो पैक्टीन जो होता है पौधों में कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट के रूप में पाया जाता है। कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट की क्या बनती है? जैसे मध्य पटलिका बनती है ना, जो क्या करती है? जैसे जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, जैसे सेल मेम्ब्रेन होती है, तो सेल मेम्ब्रेन को क्या करती है? जैसे सेल मेम्ब्रेन को सेल वाल से जोड़ती है ना, जैसे कोशिका झिल्ली को कोशिका भित्ति से जोड़ती है, ये आपकी जैसे कौन? कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट। तो ये सीमेंटिंग परत के रूप में कार्य करती है। जो आपकी प्लांट सेल होती है, पादप कोशिका होती है, तो उसमें क्या करते हैं? इसे सीमेंटिंग परत के रूप में कार्य करती है। एक बात तो ध्यान दें। अब जैसे आप ये चीज़ भी देखते हैं जैसे अपने डेली लाइफ में कि जैसे एक तो कच्ची मतलब जैसे कच्चा आम होता है, तो कच्चे आम को अपन जैसे कैरी बोलते हैं, तो कैरी का जो गुदा होता है, तो कैरी का गुदा टाइट होता है, उसको अपन कैरी कट्टा की सहायता से काटते हैं कैरी को, तो उसका गुदा टाइट होता है। अब जैसे गुदा वो टाइट क्यों होता है? क्योंकि
जैसे उसमें क्या पाई जाती है, मध्य पटलिका पाई जाती है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि सर कच्चे फल कठोर क्यों होते हैं, है ना, कच्चे फल कठोर क्यों होते हैं, क्योंकि कच्चे फलों में क्या पाई जाती है, मध्य पटलिका पाई जाती है ना, मध्य पटलिका पाई जाती है जो कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। अब जैसे ही आपका मतलब फ्रूट राइप होता है, फल पकता है, तो ये क्या हो जाती है, इससे कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट घुल जाती है ना, जैसे फल पकते ही कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट घुल जाती है, जिसके कारण आपका फल क्या हो जाता है, इससे लसलसा हो जाता है। तो जैसे आम होता है तो आम में मध्य पटलिका घुल जाती है, और आपकी जैसे कैरी होती है तो कैरी में पाई जाती है इससे मध्य पटलिका। मध्य पटलिका के कारण ही कैरी का गुदा क्या होता है, इससे टाइट होता है। तो कच्चे फल कठोर होते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट के कारण, और पके हुए फल लसलसे होते हैं क्योंकि उनमें कैल्शियम मतलब जो ये मध्य पटलिका होती है ये घुल जाती है। थोड़ा सा और देखिए आप, जैसे इसमें 2 पॉइंट और है, एक तो पैक्टिन का हो गया, दूसरा आप इसमें एक देखें जैसे हाई एलोरेनिक एसिड, है ना, हाई एलोरेनिक एसिड। अब जो हाई एलोरेनिक एसिड होता है ये जैसे किस में पाया जाता है, तो हाई एलोरेनिक एसिड जो होता है तो यह है ना, यह जंतुओं में, है ना, यह जंतुओं में पाया जाता है। अब जंतु में पाया जाता है इसलिए इसे जंतु सीमेंट कहते हैं, है ना, इसे जंतु सीमेंट कहते हैं। हाई एलोरेनिक एसिड को जैसे जंतु सीमेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं, इस बात को भी समझिए। अपने जो जोड़ हैं, जो जॉइंट होते हैं शरीर के, जहाँ पर 2 हड्डियाँ आकर मिलती हैं तो उसको अपन जॉइंट बोलते हैं। तो हमारे जोड़ों में पाया जाता है ना, हमारे जोड़ों में हाई एलोरेनिक एसिड, हाई एलोरेनिक एसिड, है ना, हाई एलोरेनिक एसिड पाया जाता है। अब हाई एलोरेनिक एसिड पाया जाता है अपने जोड़ों में, जॉइंट्स में प्रेजेंट होता है, और ये हाई एलोरेनिक एसिड जो जॉइंट्स में पाया जाता है आपके, ये सर काम क्या करता है, तो ये काम क्या करता है, जैसे लुब्रिकेंट्स का काम करता है, मतलब ग्रीस का काम करता है अपने जोड़ों में, जिसके कारण जोड़ों में जब घर्षण होता है ना, घर्षण होता है तो घर्षण नहीं होने देता है ये जोड़ों में, जोड़ों को घर्षण से बचाता है ये, मतलब जोड़ों में लुब्रिकेंट ग्रीस यानी कि स्नेह का काम करता है, इससे कौन, हाई एलोरेनिक एसिड। तो हाई एलोरेनिक एसिड को तो अपन जंतु सीमेंट कहते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, प्लांट सीमेंट कहते हैं, है ना, किसको, पैक्टिन को, जबकि एनिमल सीमेंट बोलते हैं किसको, हाई एलोरेनिक एसिड को। अब जैसे एक और है, जैसे आपका हेटेरोपॉलीसेकेराइड में एक और होता है हिपेरिन। तो हिपेरिन क्या होता है, ये प्रतिस्कंदक पदार्थ है ना, ये प्रतिस्कंदक पदार्थ है, यानी कि व्हाट इज हिपेरिन, है ना, व्हाट इज हिपेरिन, हिपेरिन क्या है, तो हिपेरिन इज ए एंटीक्लोटिंग सब्सटेंस, मतलब हिपेरिन एक प्रतिस्कंदक पदार्थ है जो रुधिर को रुधिर वाहिनी में जमने से रोकता है ना, तो हिपेरिन एक प्रतिस्कंदक पदार्थ होता है जो रुधिर को रुधिर वाहिनी में जमने से रोकता है। तो हेटेरोपॉलीसेकेराइड का उदाहरण पैक्टिन है, जिसको अपन पादप सीमेंट बोलते हैं, मध्य पटलिका बनी होती है कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की। ये कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट जो होती है ये कच्चे फलों में पाई जाती है, जिसके कारण कच्चे फल कठोर या उनका गुदा टाइट, और फल पकने पर ये घुल जाती है मध्य पटलिका, जिसके कारण वो लसलसे होते हैं। हाई एलोरेनिक एसिड को अपन क्या बोलते हैं, इसे जंतु सीमेंट, एनिमल सीमेंट कहते हैं। हमारे जोड़ों में पाया जाता है हाई एलोरेनिक एसिड, और जोड़ों में लुब्रिकेंट का काम करता है। और हिपेरिन क्या है, तो व्हाट इज हिपेरिन, तो हिपेरिन इज ए एंटीक्लोटिंग सब्सटेंस। अब जैसे दोस्तों ये जो आपका पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट, ये कंप्लीट है। अब इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं अपन, जैसे 1-1.5 मिनट का पॉइंट और है इसमें, कि कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या होते हैं, है ना, अपने बॉडी में जैसे कार्बोहाइड्रेट आखिर करता क्या है। तो ये मतलब इसके काम है जैसे 4-5, तो और देख ले आप। यह है ऊर्जा का, है ना, यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है ना, यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, यानी कि एनर्जी का मेन सोर्स, मतलब एनर्जी का मेन सोर्स क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का मेन सोर्स है, पहली बात। दूसरा यानी कि ऊर्जा देता है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अब जैसे यह पादपों में, मतलब कार्बोहाइड्रेट पौधों में किसके रूप में पाया जाता है, यह पादपों में स्टार्च के रूप में, है ना, यह पादपों में स्टार्च के रूप में, एवं जंतु में किसके रूप में, तो जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। यह पादपों में स्टार्च के रूप में, और जंतुओं में जैसे ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है ना, पाया जाता है। तो ये है जैसे, अब जैसे, है ना, और फिर तीसरा काम और देखें, जैसे मतलब कार्बोहाइड्रेट, है ना, कार्बोहाइड्रेट शरीर में, है ना, कार्बोहाइड्रेट शरीर में वसा का निर्माण करता है ना। जैसे आप जानते हैं भाई ग्लूकोज क्या है, तो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है ना, आवश्यकता से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट फैट में बदल जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट शरीर में वसा का निर्माण करता है ना, वसा का निर्माण करता है, ये चीज़ है। फिर है जैसे कार्बोहाइड्रेट शरीर में, है ना, कार्बोहाइड्रेट शरीर में प्रोटीन के निर्माण को, है ना, प्रोटीन के निर्माण को
सुरक्षित रखता है ना, सुरक्षित रखता है, प्रोटीन के निर्माण को सुरक्षित रखता है जैसे कार्बोहाइड्रेट, ये चीज़ है। इसका मतलब क्या है कि जब तक अपने शरीर में कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट ही क्या होता है जैसे अपने बॉडी को एनर्जी देता रहता है। अब जैसे भुखमरी आती है आपकी, या कई बीमारियां हो जाती है जिनमें अपन 5-7 दिन तक खाना नहीं देते हैं, खाना नहीं खाते हैं, या रोगी को अपन जैसे भोजन नहीं देते हैं, कई डिजीज होती है जिनमें मतलब खाना नहीं खा पाता है जैसे, तो उस दौरान उसके शरीर को ऊर्जा कौन देता है, प्रोटीन देता है। तो भुखमरी व रोगग्रस्त अवस्था में, है ना, भुखमरी व रोगग्रस्त अवस्था में शरीर को ऊर्जा कौन देता है, प्रोटीन देता है। तो जब तक बॉडी में कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा देता है। तो इस लाइन का मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट शरीर में प्रोटीन के निर्माण को सुरक्षित रहता है, कि जब तक कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता रहेगा, प्रोटीन को जरूरत नहीं पड़ेगी एनर्जी देने की। और यह है अगला और देखें, यह है डीएनए व आरएनए का, है ना, यह है डीएनए व आरएनए का मुख्य घटक है ना, यह है डीएनए व आरएनए का मुख्य घटक है। मेन कंपोनेंट है जैसे डीएनए व आरएनए का कौन, कार्बोहाइड्रेट। इसका मतलब क्या है, जैसे कि आपने पढ़ा था शुरू में कि डीएनए में जैसे कौन सी शर्करा, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा। अब कार्बोहाइड्रेट को अपन शर्करा भी कहते हैं, तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा, और जो आरएनए होता है तो आरएनए में कौन शर्करा, राइबोस, मतलब आरएनए में तो कौन शर्करा, राइबोज शर्करा। तो डीएनए व आरएनए में क्या पाया जाता है, आपका कार्बोहाइड्रेट। आरएनए में राइबोस शर्करा के रूप में, और डीएनए में किसके रूप में, तो डीएनए में किसके रूप में, जैसे डीऑक्सीराइबोस शर्करा के बारे में। तो ये था जैसे दोस्तों आपका कार्बोहाइड्रेट का जो पॉइंट था ये कंप्लीट है आपका, है ना। मैंने जैसे कार्बोहाइड्रेट का पूरा कंटेंट आपके सामने रख दिया है जैसे इस वीडियो में। इसको मतलब वीडियो को पूरा देखें, अच्छी तरीके से इसको देखें, समझें। कार्बोहाइड्रेट का जैसे सारा कंटेंट है वो अपना कंप्लीट है। जैसे इसमें अपने पढ़ा है मोनोसेक्राइड है, ओलिगोसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड है। फिर अपने जैसे मोनोसेक्राइड के टाइप भी पढ़े थे, दूसरा ओलिगोसेक्राइड के टाइप हो गए, और मतलब जैसे पॉलीसेक्राइड के टाइप हो गए। पॉलीसेक्राइड के टाइप हैं जैसे होमोपॉलीसेक्राइड है और हेटेरोपॉलीसेक्राइड है ना। तो आज के लिए दोस्तों इस क्लास को अपन यहीं पर स्टॉप करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।